समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। नमस्कार, पब्लिक स्पीक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं लवलीन निगम। पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रत्येक सोमवार हम किसी एक खास विषय पर चर्चा करते हैं और आज का विषय है मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाना। मानसिक स्वास्थ्य हमारी भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक स्थिति को दर्शाता है। यह हमारे सोचने, महसूस करने और निर्णय लेने के तरीके को प्रभावित करता है। बचपन और किशोरावस्था से लेकर वयस्क तक के जीवन के हर चरण में अच्छा मानसिक स्वास्थ्य आवश्यक है। विश्व मानसिक दिवस हर साल 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस बार की थीम है सेवाओं तक पहुंच, आपदाओं और आपात स्थितियों में मानसिक स्वास्थ्य। और मानसिक स्वास्थ्य पर विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में मनोरोग विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर राजेश सागर। डॉक्टर राजेश, नमस्कार। स्टूडियो में आपका स्वागत है। नमस्कार सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से। और श्रोताओं, आपके मन में मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी सवाल है तो आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। हमें आपकी फोन कॉल्स का इंतजार है। स्टूडियो की फोन लाइंस खुली हुई हैं। आप हमारे स्टूडियो के नंबर 011 यानी ये दिल्ली का कोड है 23310481 और 23717117 23717106 और 23314444 पर फोन कर अपने सवाल पूछ सकते हैं। आप अपना प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी भेज सकते हैं और हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts पर भी #AskAIR के जरिए अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। और डॉक्टर राजेश, इससे पहले कि हम कुछ सवाल करें या चर्चा शुरू करें, रवि हरिद्वार से जुड़ गए हैं, जानना चाहते हैं कि उनका क्या सवाल है। जी रवि, नमस्कार। नमस्कार रवि जी। हाँ जी, मेरा नाम रवि जवालिया है, मैं गढ़वीरपुर हरिद्वार से हूँ। जी, स्वागत है कार्यक्रम में, सवाल पूछिए। सबसे पहले आप सभी विशेषज्ञों को मेरा नमस्कार और अग्रिम सभी त्योहारों के हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित कर रहा हूँ। धन्यवाद। और खासकर महिला विश्व कप के लिए उनकी विशेष दे रहा हूँ, बेस्ट विशेष। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल पूछिए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो मानसिक स्वास्थ्य होता है वो जैसे कि कोई वो इतना सक्षम नहीं कि वो अपने इलाज बाहर कराए या काउंसलिंग कराए, तो क्या आयुर्वेदिक में इसका कोई समाधान है जिससे हम अपने मानसिक स्वास्थ्य को सही रख सकते हैं? जी डॉक्टर राजेश। हाँ, नमस्कार रवि जी, हरिद्वार से आप बोल रहे हैं और हमारी भी शुभकामनाएं आपको सभी त्योहारों की, और जो आपने हमें दी हम भी आपको वापस देना चाहते हैं और सभी श्रोताओं को भी। और सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, जैसे चर्चा हम कर रहे हैं, ये मानसिक स्वास्थ्य सप्ताह मनाया जा रहा है और उसी के तहत इतना हम डिस्कस कर रहे हैं, जागरूकता बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और जहां आपने जो बहुत ही स्पेसिफिक सवाल पूछा है आयुर्वेदिक के बारे में, क्योंकि मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं तो एक एलोपैथी का डॉक्टर हूं और हो सकता है आयुर्वेद में भी इसका इलाज है और इसका बेहतर जवाब तो एक आयुर्वेद के डॉक्टर दे सकते हैं। और मैं अपना एलोपैथी का बता सकता हूं कि जितनी भी बीमारियां हैं, मानसिक बीमारियां हैं, उसको हम आसानी से डायग्नोज कर सकते हैं, पहचान सकते हैं और करीब हर बीमारी का इलाज भी संभव है। और इलाज के बारे में मैं जरूर कहूँगा कि ये भ्रम है कि सिर्फ दवाइयाँ होती हैं या नहीं होती हैं। दवाइयों के साथ साथ बहुत एक थेरेपी होती है, काउंसलिंग होती है, बहुत तरह का जो ट्रीटमेंट है दवा के अलावा भी होता है और बहुत इफेक्टिव इसके बारे में इतना शोध है, इतने पूरे संसार में इसके बारे में रिसर्च होती है, तभी जाकर ये दवाइयाँ आती हैं और उसके बारे में बहुत गहरा अध्ययन होता है, तभी ये लोगों तक पहुंच पाती है। आवश्यक है कि समय रहते डॉक्टर से संपर्क करें, अपनी समस्या जो भी है मानसिक वो बताएं। हिसार से हरियाणा से जुड़े हैं राजेंद्र जी। राजेंद्र नमस्कार जी। नमस्कार डॉक्टर राजेश सागर जी को भी नमस्कार। और राजेश डॉक्टर साहब, एक
आकाशवाणी की पहचान बन सके है तो अच्छा लगता है, कार्यक्रम में पेश करते हैं। बहुत बहुत नमस्कार राजेंद्र जी, आपकी आवाज सुन के बहुत अच्छा लगा। आपके कार्यक्रम में आते बहुत अच्छी जानकारी देते हो। डॉक्टर साहब से ये जानना था जी, अगर व्यक्ति एकांत में अगर अपने आप ही बोलने लगे तो क्या ये एक मनोरोग की असर का पहचान है क्या? डॉक्टर साहब से दूसरा सवाल है, हम बहुत पहले आगे की सोचने लगते हैं, जो कुछ इतना होता नहीं, हम इतना सोचते हैं कि क्या मनोरोग इतना भारी हो जाता है, इसके बारे में भी जानना। नमस्कार। जो बड़बड़ाने लगते हैं। हाँ, तो बिल्कुल सही कहा राजेंद्र जी ने। और ये अपने आप से बातें करना, वो कभी कभी ये लक्षण होता है। और ये भी हम बताना चाहते हैं कि आज के दौर में क्योंकि लोग कान में अपना ईयरफोन लगाते हैं, कभी कभी आपको लगता है कि वो अपने आप से बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो टेलीफोन वो आजकल ईयरफोन है, आज पहले के जमाने में ऐसा नहीं था। लेकिन एक चीज बताना बहुत जरूरी है कि मानसिक रोग का जो डायग्नोसिस होता है वो सिर्फ एक लक्षण पे नहीं होता है। अगर वो सिर्फ उसके साथ साथ और भी लक्षण जरूरी हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने आप से बात कर रहा है, या उसको कानों में आवाज सुनाई दे रही है, या वो लोगों पे शक कर रहा है, या व्यवहार में उसके बदलाव आया है, या नींद की कमी हुई है, तो हो सकता है कि उसको मानसिक परेशानी हो। और उसके यही कह सकते हैं कि अगर ऐसा है तो अपने डॉक्टर से डिस्कस करें, बातचीत करें, और अगर प्रॉब्लम है तो उसका समाधान भी बिल्कुल मिल सकता है पूरी तरह से। एक बात और इन्होंने कहा कि जो कल्पना के घोड़े दौड़ाने लगते हैं, कहाँ का कहाँ सोचते हैं। बिल्कुल सही। देखिए, ऐसा है कि ये, क्योंकि देखिए इंसान के जो हम मानसिक स्वास्थ्य की बात करते हैं या मानसिक बीमारी के बारे में जैसे बताया, तो उसमें जो उसकी जो समस्या है वो 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो व्यवहार में बदलाव होता है, दूसरा आपके थॉट्स, जो थिंकिंग है, जो आप सोचते हैं वो होता है बदलाव, और तीसरा आपके जो इमोशंस का भाव। तो ये 3 चीजें होती हैं जिसकी तहत हम कह सकते हैं कि मानसिक बीमारी है या परेशानी है। तो जैसे बताया, क्योंकि जो सोच है इंसान की, जो थिंकिंग है प्रोसेस, वो हर बीमारी में अलग अलग किस्म से प्रभावित होती है। और जिसको हम कभी कभी बहुत सोचना, बहुत उसके बारे में गहरा चिंतन करना, इसको हम रोमिनेशन भी बोल सकते हैं। और भी प्रॉब्लम हो सकती है, जो बार बार एक ही चीज को सोचना, बार बार सोचना, जिसकी वजह से घबराहट भी हो सकती है। लेकिन जैसा मैंने बताया कि एक लक्षण पे हम कोई बीमारी का डायग्नोसिस नहीं करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ बाकी लक्षण भी होना जरूरी है, जैसे घबराहट है, उदासी है, या उसको बार बार और भी इस तरह के थॉट्स आते हैं, तब हो सकता है समस्या का वजह हो। और फिर उसके लिए जरूरी है कि पूरा असेसमेंट कराएं और प्रॉपर डायग्नोसिस बनाएं, और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सकता है। डॉक्टर साहब, जैसे इन्होंने कल्पना की बात की, लेकिन कुछ लोग का कॉन्फिडेंस बहुत लूज हो जाता है, आत्मविश्वास की बहुत कमी हो जाती है, हम ये नहीं कर पाएंगे, हम ये नहीं कर सकते हैं, तो क्या ये भी उसी दायरे में आता है? बिल्कुल सही है। देखिए, क्या होता है कि आत्मविश्वास या सेल्फ कॉन्फिडेंस एक बहुत इम्पोर्टेंट सिम्टम है। और जिनको डिप्रेशन होता है, या उदासी आप कह सकते हैं, या अवसाद कह सकते हैं, जिनको 2 हफ्ते से ज्यादा लक्षण हैं, 2 हफ्ते ज्यादा हैं जहां पे उसको उदासी है, या उसका किसी काम में मन नहीं लग रहा है, या उसको बहुत थकावट हो रही है, या उसके साथ साथ उसका सेल्फ एस्टीम कम हो गया है, या कॉन्फिडेंस कम हो गया है, तो अगर ये 2 हफ्ते से ज्यादा है, जिसकी वजह से उसकी नींद और बाकी लक्षण भी हैं, तो हो सकता है कि ये उदासी की प्रॉब्लम है। और कॉन्फिडेंस की कमी होना एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम है। मैं ये कहूंगा कि इसको डायग्नोसिस करना बहुत आसान है। आप डॉक्टर से डिस्कस करें, आपको बड़े बड़े लंबे टेस्ट कराने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ बातचीत करनी है और उनसे डिस्कस करना है डॉक्टर से, और इसका पूरा इलाज संभव है। ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है, और इससे हिचकिचाए ना। अगर किसी को भी जैसे सवाल पूछा, या और भी श्रोता जो सुन रहे हैं, अगर ये समस्या है तो इसका पूरी तरह से इलाज निदान संभव है। पुणे से श्रीकांत झरके या झारके हैं शायद, उनका सुनते हैं क्या सवाल है। जी श्रीकांत जी, स्वागत है कार्यक्रम में। हेलो जी, नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार जी, मैं श्रीपाद जाखड़े बोल रहा हूँ पुणे महाराष्ट्र से। जी
मेरा सवाल ये है कि मुझे जरा डिप्रेशन और एंजाइटी का जरा प्रॉब्लम है, और पर्टिकुलरली नाइट में एंजाइटी लगती है जरा। और दूसरा ये है कि मुझे कभी कभी किसी काम में मतलब उत्साह नहीं लगता, भारीपन लगता है, मतलब सर ये चाहते हैं, मतलब इसके लिए क्या करना चाहिए अभी? डॉक्टर साहब, एक तो क्या डिप्रेशन एंजाइटी आपस में जुड़े हुए हैं? हाँ, देखिए बिल्कुल 70% लोगों को डिप्रेशन जिनको होता है उनमें एंजाइटी भी होती है, जो घबराहट या ये लक्षण होते हैं। जैसे बताया श्रीकांत जी ने, और ये मैं फिर दोहराऊंगा कि डिप्रेशन और एंजाइटी ये बड़ी कॉमन समस्या है, जिसको हम कॉमन मेंटल डिसऑर्डर भी बोलते हैं जी। और ये आपस में मिले भी होते हैं। बहुत लोगों को जैसे बताया 70% जो डिप्रेशन उनको एंजाइटी सिम्टम भी होते हैं। मैं फिर दोहराता हूं कि जो सिम्टम्स हैं 2 हफ्ते से ज्यादा हैं, जिसमें उदासी है या काम में मन नहीं लगना है या आपको थकावट है या एनर्जी कम हो गई है, इन 3 में से 2 सिम्टम्स भी हैं। उसके साथ साथ सेल्फ एस्टीम कम हो जाए, कॉन्फिडेंस कम हो जाए, तो अगर ये लक्षण है तो हो सकता है डिप्रेशन हो। और जैसा बताया, मैं यही कहूंगा कि अपने डॉक्टर से आप मिलें अगर उदासी की प्रॉब्लम है या इवन एंजाइटी है तो अपने डॉक्टर से मिलें, और इसका जैसा बताया पूरा इलाज संभव है। और ये हम जरूर बताएंगे कि डिप्रेशन को कभी कभी लोग लाइटली ले लेते हैं, उन्हें लगता है कि ये तो कोई नहीं, ये ठीक हो जाएगा, ऐसे कोई कारण है जिससे डिप्रेशन, लेकिन ये भी एक बीमारी है, ये भी एक प्रॉब्लम है, जैसे बाकी प्रॉब्लम होती हैं। इसको नजरअंदाज नहीं करें, डिस्कस करें और पूरा इसका ट्रीटमेंट लें। एक आरती है बेगूसराय बिहार से, ये कह रही है मेरा सवाल है कि कभी कभी अत्यधिक चिड़चिड़ाहट और गुस्से के कारण स्वयं के साथ साथ परिवार को भी मानसिक पीड़ा दे देते हैं कुछ व्यक्ति, तो इस गंभीर स्थिति में हम उसकी किस प्रकार सहायता कर सकते हैं? देखिए, अगर चिड़चिड़ापन है, और ये मैंने जैसे शुरू में बताया 3 तरह के लक्षण है, बिहेवियर, थिंकिंग और आपका भावना। तो जैसे चिड़चिड़ापन है, ये भी एक तरह का भावनात्मक से जुड़ा हुआ है, और ये अक्सर इसके कई कारण हो सकते हैं। या तो किसी व्यक्ति को डिप्रेशन है, एंजाइटी है, ये हो सकता है, या कोई व्यक्ति स्ट्रेस में गुजर रहा है, कि या कोई उसको बहुत कोई स्ट्रेस है या कोई परेशानी है, कोई उसको बॉदर कर रही है कोई चीज, या अपने बारे में या परिवार के किसी जन के साथ या बच्चों के साथ या उनके भाई बहन के साथ, तो हो सकता है कि उसमें व्यवहार का बदलना ये लक्षण हो सकता है। लेकिन उसके साथ साथ हो सकता है इनको और भी सिम्टम्स हों, एंजाइटी के हों, घबराहट के हों, नींद ना आना हो या उदासी हो, ये भी हो सकता है। अगर ऐसा है तो जैसे बताया कि इसका पूरा इलाज, पूरा असेसमेंट है और पूरा इलाज इसका संभव है, और अपना प्रॉपर असेसमेंट कराएं और पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। शिमला से राकेश जुड़े हैं, उनका जल्दी से सवाल जानते हैं क्या है। जी राकेश जी, नमस्कार। जी नमस्कार। सवाल पूछिए। मेरा एक सवाल है, जैसे कोई बच्चा दिन भर एग्जाम देता है, कई बार वो नींद में चलाता है कि मुझे कुछ चीज याद नहीं है, कुछ चीज मैंने याद की, अब मेरा कल क्या होगा, क्योंकि नींद में बोलता रहता है। तो इसका किस तरह से जो है उनका ट्रीटमेंट किया जाए, क्योंकि बच्चों के लिए तो बहुत ये आवश्यकता है। मे बी एग्जाम से पहले की जो टेंशन होती है। बिल्कुल। देखिए, बच्चों के लिए आजकल एग्जाम से पहले एंजाइटी होना, घबराहट होना बहुत ही आम बात हो गई है, और इसी के लिए बहुत जगह पे प्रोग्राम है, जैसे हम कह सकते हैं परीक्षा पर्व, या बहुत सारा डिस्कशन होता है, परीक्षा पे चर्चा होती है। तो ये देखा गया है कि जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, एग्जाम से पहले बहुत स्ट्रेस में होते हैं, और स्वाभाविक है कि ये समस्याएं घबराहट की, बेचैनी की, ये लक्षण हो सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जैसे कहा कि अच्छी बात तो ये कि अगर नींद आ रही है तो सोना बहुत जरूरी है, लेकिन अगर ये है कि जो लगता है बहुत घबराहट में है या बहुत सोच रहे हैं, तो नींद में भी ऐसा लगता है कि आप उसी के बारे में सोचते हो, या तो इसीलिए एक रिलैक्स माहौल होना बहुत जरूरी है। पेरेंट्स बहुत ज्यादा अपना बोझ भी ना डालें उम्मीदों का। बिल्कुल, और पेरेंट्स का रोल इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है, और उसको समझाएं, अच्छी तरह से नींद लें। हम हमेशा कहते हैं एग्जाम से पहले अच्छा सोना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम सोने से क्या होता है कि एक तो रिलैक्सेशन होगा, फ्रेश माइंड होगा, और उसके साथ साथ ये जो मेमोरी है, वो कहते हैं कि वो कंसोलिडेशन ऑफ मेमोरी आपकी नींद से ही होती है। तो आपको अच्छी नींद लेंगे
तो आपको याद भी अच्छा रहेगा, आप उसको रिट्रीव अच्छा कर सकते हैं। और ये भ्रम है, बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं मैं सारा पढ़ लूं, रात में पूरी रात जागा रहूं और जितना है मिस ना करूं। उन्हें लगता है कि मैं सोने से मैं पढ़ाई अपनी मिस कर दूंगा, पढ़ाई का दबाव भी होता है। तो ऐसा ना करें। प्रॉपर, हम हमेशा कहते हैं एग्जाम से पहले एक तो नींद अच्छी लें, रिलैक्स वातावरण रखें, प्रॉपर खाना भी खाएं। तो जो भी एक्टिविटी आप करते हैं वो नॉर्मली करें और एक नॉर्मल डे की तरह रहेंगे तो वो ज्यादा अच्छा एग्जाम में वो कर सकते हैं। जी, एक और सवाल है, विकेश हैं, ये व्हाट्सएप पे सवाल आया है और ये पूछ रहे हैं मानसिक तनाव के लिए हमारी सामाजिक व्यवस्था कितनी जिम्मेदार होती है? बिल्कुल होती है, बिल्कुल। और ये सामाजिक रोल बहुत इम्पोर्टेंट है और ये देखा गया है कि हमारा सोसाइटी या हमारे जो सोशल फैक्टर्स हैं या हमारा जो आसपास का वातावरण है, एनवायरनमेंट है, उसका बहुत बड़ा रोल होता है। और इसीलिए जब हम कहते हैं कि कभी कभी ये जो सोसाइटी है ये कंट्रीब्यूट करती है अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए, और ये भी है, इसको समझना जरूरी है। और इसीलिए ये सब फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है। इवन जब मैनेजमेंट, हम जब ट्रीटमेंट करते हैं तो हम कहते हैं कि सोशली कैसे वो इंटरेक्ट करे, कनेक्टेड रहे, आसपास के लोग सोशली कैसे उसका ध्यान रख सकते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है, सोशल फैक्टर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रमोद है जयपुर से, उनका सवाल जानते हैं। जी प्रमोद जी, नमस्कार। नमस्कार, मैं प्रमोद जयपुर से बोल रहा हूँ जी। मेरा सवाल है कि ये पागल शब्द जो व्याप्त है इसको विलोपित हो, जिससे कि मानसिक स्वास्थ्य, अगर वो कहे कि मैं एक हेल्थ की ओर जा रहा हूँ, तो वो सब पेशेंट है ना वंचित है, कुछ लोग शर्म के मारे नहीं जा पाते। दूसरा क्वेश्चन था कि माता पिता की अपेक्षा या माता पिता के पास समय नहीं, डांटना और जॉइंट से न्यूक्लियर फैमिली, मोबाइल, खान पान और नींद, क्या ये भी फैक्टर है? प्लीज। देखिए, बहुत सही कहा आपने। ये जो शब्द है अलग अलग पहले तो स्टिग्मा भी होता था कि हम कैसे स्टिग्मा इंग्लिश का वर्ड है, हिंदी में इसको कलंक कहते हैं कि मतलब एक तरह का स्टिग्मा, और उसकी वजह से मानसिक परेशानियों की जो हेल्प लेनी होती है वो कई व्यक्ति जो है नहीं ले पाते हैं। ये बहुत बड़ी बाधा होती है, क्योंकि उसको अगर मान लीजिए पेट में दर्द है तो आसानी से डिस्कस कर सकता है, या उसको कहीं पे कोई चोट लगी है उसको हिचकिचाता नहीं है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को, अपने आप को या परिवार को, किसी को मानसिक बीमारी है, परेशानी, तो वो डिस्कस नहीं करते, क्योंकि वो स्टिग्मा की वजह से उसके बारे में लोग क्या कहेंगे, उसको लेबल लगा देंगे या उसके साथ दुर्व्यवहार करेंगे। एक प्रकार का स्टीरियोटाइप ही है, एक प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन है। तो ये सब समस्याएं बिल्कुल होती हैं और ये आपकी बात से सहमत हैं। और इसी वजह से ये भी बताना जरूरी है कि जो हमारा ट्रीटमेंट गैप है, ट्रीटमेंट गैप का मतलब है कि 100 में से कितने लोग प्रॉपर ट्रीटमेंट लेते हैं। और ये देखा गया है कि मानसिक रोग में सिर्फ 80 से 90% जो 100 में से लोग हैं इलाज नहीं ले पाते हैं। यही कारण की वजह से ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट, सो सिर्फ 10 से 20 जो हैं प्रॉपर इलाज ले पाते हैं। तो ये जो स्टिग्मा है बहुत बड़ा फैक्टर है, कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। लेकिन हम ये कहेंगे कुछ वर्षों से स्टिग्मा कम हुआ है, अवेयरनेस आई है, एजुकेशन हुआ है, लोग अब इसके बारे में बातचीत करना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं। और इस तरह के जो प्रोग्राम होते हैं इससे भी बहुत फायदा मिलता है लोगों को। जैसे बहुत सारे अभी तक हम देख रहे हैं इतने सवाल लोग पूछना चाह रहे हैं, तो वो तो सवाल पूछ रहे हैं लेकिन इसका फायदा जो सुन रहे हैं उनको भी हो रहा है। तो ये एक प्रकार से ये स्टिग्मा को कम करता है। और हम देखते हैं हॉस्पिटल्स में भी कहीं साइकियाट्रिक या साइकोलॉजिस्ट बहुत जा रहे हैं जिनको प्रॉब्लम है, और जाना भी चाहिए, क्योंकि ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसको आप छुपाएं या जिससे डरें, इलाज संभव है। बिल्कुल। मध्य प्रदेश से राशिद हैं, उनका सवाल जानते हैं, क्या पूछना चाह रहे हैं? जी राशिद जी सर, मैं छतरपुर मध्य प्रदेश से रशीद अहमद खान जी। पहले आप सभी को शरद पूर्णिमा की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं सर। थैंक यू। मेरा निवेदन ये है सर कि बच्चे आजकल मोबाइल के एडिक्शन से ग्रसित हो रहे हैं, बहुत ज्यादा मोबाइल का यूज कर रहे हैं, जिससे कभी कभी ऐसा लगता है कि उनको एंजाइटी या डिप्रेशन की समस्या आ सकती है ना। हम लोग बचपन में थे तो विद्यार्थी जीवन में पत्तियां कलेक्ट करते थे, फूल कलेक्ट करते थे, नेचर से जुड़े हुए रहते थे। आजकल नेचर डिफिशियंसी प्रॉब्लम बच्चों में देखने मिल रही है। तो क्या अगर नेचर से जुड़ जाए, थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए, सारे लोगों से मिलजुल कर रहें, तो क्या एंजाइटी डिप्रेशन से बच सकते हैं अपन लोग?
देखिए रशीद साहब ने बड़ी अच्छी बात कही है कि आजकल बच्चे जो हैं तो लेकिन मैं सिर्फ बच्चों के लिए नहीं कहूंगा, अडल्ट भी हैं। देखिए बच्चे अडल्ट बड़ों से सीखते हैं, आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ बच्चे ही इसमें इन्वॉल्व हैं, क्योंकि बच्चे बड़ों से भी सीख रहे हैं। और जिसको हम कहते हैं स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, चाहे मोबाइल फोन है या लैपटॉप है या बाकी चीजें हैं, क्योंकि उसकी समस्याएं हो रही हैं। और ये बात भी सही है, इन सब को ज्यादा एक्सेसिव यूज करने से, चाहे उसको एडिक्शन का नाम दें या कुछ भी दें, लेकिन इसकी वजह से उनको एंजाइटी या इस तरह की समस्याएं भी बढ़ रही हैं। लेकिन उल्टा भी है, जिन बच्चों को एंजाइटी है या अटेंशन की प्रॉब्लम है या उदासी है, ऐसे बच्चे इस चीज का भी इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर उसको एंजाइटी है लोगों से मिलने में, तो अपने आप रहता है, तो वो अपनी जो चीज को वो स्क्रीन टाइम में या गेम खेलकर उसको दूर करेगा। तो कहने का मतलब है कि जिन बच्चों को ऐसी समस्या है, आपको लगता है कि एक्सेसिव मोबाइल फोन देख रहे हैं, चाहे वो गेम खेल रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन उसमें यह है कि हो सकता है कोई कारण हो उसके पीछे जिसकी वजह से ये कर रहे हैं, तो समझना बहुत जरूरी है, नजर रखनी और समझना जरूरी तो है। पेरेंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको एक वातावरण दे जहां पे वो डिस्कस कर सके, अपनी बात को व्यक्त कर सके और अपने आप को बहुत अच्छा रोल मॉडल पेश करना है, और उसको बिहेवियर को मॉनिटर भी करें, सुपरवाइज भी करें। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, और अगर प्रॉब्लम ज्यादा लगती है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट भी कर सकते हैं, और इसका अलग अलग किस्म का इलाज भी होता है, वो भी दिया जा सकता है। दिल्ली से धर्मवीर जी जुड़े हैं। धर्मवीर जी, स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार। हाँ जी नमस्कार, मैं धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब, कोई व्यक्ति अगर हर तरह का नशा करता हो, उसके बाद वो सारे नशे छोड़ दे, उसके मानसिक स्थिति में कितना फर्क आ जाता है कि जैसे हमने चेक किया, नोट किया कि वो कहता है कि मेरा दिल धड़क रहा है, मेरे को कोई भ्रम है, जैसे कोई मुझे शक, कोई मुझे देख रहा है, ऐसी अलग अलग तरीके की उसके अंदर मेंटली साइकोलॉजी क्रियाएं होनी शुरू हो जाती है। पर वो नशा नहीं करता, इसका दुष्परिणाम ही होता है क्या? इसका कोई इलाज है? देखिए मैं ये कहूंगा, अगर वो पहले नशा कर रहा था अब नहीं कर रहा तो बहुत अच्छी बात है, उसको एनकरेज करना चाहिए। और हम यही कहेंगे कि नशा जो है, कोई भी प्रकार का नशा हमारी सेहत के लिए, हमारे शरीर के लिए, हमारे माइंड के लिए या अपने व्यवहार के लिए बहुत ही नेगेटिव होता है, बहुत हानिकारक होता है। ये बात तो बिल्कुल तय है। और ये हम ये कहेंगे कि उसने छोड़ दिया नशा तो बहुत अच्छी बात है, चाहे वो, लेकिन हाँ ये बात जरूरी है, जब हम कोई भी नशे के आदी हो जाते हैं, कोई चीज को जब छोड़ देते हैं, तो उसमें शुरू में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिसको हम विड्रॉल सिम्टम कहते हैं, या और भी सिम्टम हो सकते हैं, जैसे कि आपने बताया चिड़चिड़ा होना या नींद कम हो जाना, तो ये सब भी लक्षण होते हैं। लेकिन ये कुछ वक्त तक होते हैं, ऐसा नहीं कि हमेशा रहेंगे। लेकिन उसको सपोर्ट करने के लिए डॉक्टर जो है दवा देते हैं, और वो आप देखें जिसको हम डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं, और वो एक प्रकार की दवा है, जो कुछ प्रकार की दवाइयां दी जाती हैं, और वो जो फेज होता है वो कुछ जो परेशानी वाला है वो थोड़े टाइम रहेगा, उसके बाद वो ठीक हो जाता है। तो हम यही कहेंगे, जो व्यक्ति नशा करता है वो पहली बात तो छोड़े उसको, और ये पहला स्टेप होता है। और उसके साथ साथ जो भी समस्या अगर किसी को हो रही है तो उन सब चीजों का इलाज है, चाहे वो जैसे बताया उन्होंने शक करते हैं या व्यवहार में बदलाव, इन सब चीज का इलाज हो सकता है, और हर चीज की दवा है, हर चीज का ट्रीटमेंट है, उन सब चीजों का पूरा तरह से ट्रीटमेंट किया जा सकता है। परिवार का साथ भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल। श्री गंगानगर राजस्थान से कमलेश हैं, व्हाट्सएप पे उन्होंने सवाल भेजा है। मानसिक स्वास्थ्य जांचने के लिए क्या कुछ मशीन होती है, और मानसिक रोग परीक्षण की सामान्य विधि क्या होती है? बहुत अच्छा सवाल है ये, और ये हम जरूर बताना चाहेंगे कि मानसिक रोग, अगर किसी को कोई भी समस्या है तो अपने जब डॉक्टर के पास जाते हैं, चाहे फैमिली डॉक्टर के पास भी चले गए या अपने आपके आसपास मान लीजिए प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, वहां भी मेडिकल ऑफिसर्स हैं, वहां भी डॉक्टर हैं, आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। तो वो आपसे कुछ सवाल पूछेंगे, कुछ बातचीत करेंगे, जिसको हम उसके बेस पर उसका डायग्नोसिस बनता है, और कुछ सवाल पूछते हैं, और उसमें हमारे कुछ डायग्नोसिस करने के कुछ तरीके होते हैं, और उसमें डायग्नोसिस एक बार बन गया
तो फिर उसके साथ साथ ये देखते हैं कि हमारे मानसिक रोग के डायग्नोसिस के लिए कोई बहुत ही ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं है। लोगों को भ्रम है कि हमारा सीटी स्कैन होगा, एमआरआई होगा, या बहुत सारे ब्लड टेस्ट होंगे, या बहुत सारे टेस्ट होंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है, अमूमन ऐसा नहीं होता है। अगर मान लिया कुछ प्रतिशत जो है, कह सकते हैं 10% लोग हैं जहां पे जरूरत पड़े तो ये टेस्ट कराए जाते हैं, लेकिन मैं कहूंगा 90% से ज्यादा इस सब टेस्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। और इसका आसानी से बातचीत के जरिए इसका डायग्नोसिस बनता है, चाहे वो व्यक्ति खुद आया हो या कभी कभी हम घर के किसी परिजन को बुला लेते हैं, कोई आ जाए साथ में, तो वो उसको सुपरवाइज भी करता है और वो उसके लक्षण भी बताता है। तो डायग्नोसिस बनाना बहुत आसान है इसका। और इसका जब एक बार डायग्नोसिस बन जाए तो इसमें कोई ज़्यादा बड़े बड़े टेस्ट की ज़रूरत नहीं होती है, और एक बार डायग्नोसिस बन गया तो ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। ट्रीटमेंट में यह है कि रेगुलर फॉलोअप की ज़रूरत है। मान लीजिए कुछ समस्या हो रही है तो अपने डॉक्टर के टच में रहें और उनसे बातचीत करते रहें। आप दरभंगा से मोहन पासवान जी का एक सवाल है। जी मोहन जी, स्वागत है कार्यक्रम में, सवाल पूछिए। धन्यवाद मैडम, इकट्ठे प्रणाम। प्रणाम जी। सर, पूर्ण मानसिक स्वास्थ्य जीवन भर ठीक रहे, इसके लिए लोगों को किन किन बातों पर ध्यान देना जरूरी है सर? दूसरा है सर कि माता पिता कैसे समझे कि बचपन से मेरे बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य ठीक चल रहा है सर? देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया है मोहन जी आपने दरभंगा से, और बहुत अच्छा कि कैसे हम अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखें और मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा रखें, और ये बहुत अच्छा सवाल है। और इसके बारे में हम ये कहेंगे कि कुछ चीजें जो हैं जीवन में, जो कुछ अपनी जीवन शैली को बदलें, जैसे हम कहते हैं कि थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी करें, थोड़ा वॉक करें, थोड़ा नेचर के करीब रहें, बिल्कुल, थोड़ा योगा भी कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, लोगों से मिलना जुलना जारी रखें, जिसको हम बोलते हैं कि कनेक्टेड रहें लोगों से, चाहे फोन पे बात कर लें, या अपनी कोई हॉबीज हैं, इंटरेस्ट है, उसको कायम रखें। कुछ अगर आपको पढ़ने का शौक है तो उसको भी कायम रखें। और जो तनाव है जीवन में, उसको से जो है तनाव तो होगा, लेकिन उससे जो उसको दूर करने का, उसको कोप करने का, उसको हैंडल करने का तरीका आपके पास होना चाहिए। एक पॉजिटिव वातावरण रखें आसपास के। मैं इस चीज को, अगर कोई भी परेशानी है, देखो जीवन है तो हो सकता है परेशानी आए, सब चीजें लाइफ में स्मूथ नहीं होती हैं, कुछ हादसे, तो जीवन है। हाँ, जीवन है, जीवन का काम ही यही है। तो लेकिन यह है कि आप कैसे इससे लड़ते हैं, उस जो एडवर्सिटी होती है या जो नेगेटिव चीजें होती हैं लाइफ की, और कैसे एक दूसरे की मदद करें। देखिए, मदद करने से भी आपका एक जो एक तरह की शांति मिलती है, मन जो है, और एक पॉजिटिव सोच को बना के रखें, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कोविड ने बहुत अच्छा सिखाया है एक दूसरे की मदद करना, वो करते रहना चाहिए। और हमेशा हम कहते हैं कि आसपास हेल्प हमारे मौजूद है, बस आपको हाथ खड़ा करना है, लोग आपको हेल्प करने के लिए आ जाएंगे, और नहीं है तो डॉक्टर की सलाह। चलते चलते डॉक्टर, एक और सवाल। जो बच्चे किशोरावस्था से युवावस्था की ओर बढ़ रहे होते हैं, वो ज्यादातर खुद को परिवार से अलग कर लेते हैं, दोस्त उन्हें सबसे अच्छे लगते हैं, माता पिता को टोकना उन्हें बहुत खराब लगता है। तो माता पिता में को ऐसे क्या करना चाहिए कि वो बच्चे से कनेक्टेड हो उस एज में? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब एडोलेसेंट का जो पीरियड होता है, बड़ा क्रिटिकल पीरियड होता है, और उसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं, बॉडीली चेंजेस होते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, और उस वक्त जो है, उससे पहले बचपन में तो डिपेंडेंट होता है पेरेंट्स के, लेकिन बाद में वो इंडिपेंडेंट, ऑटोनॉमी उसकी बढ़ने लगती है, इंडिपेंडेंस आने लगती है, उसे लगता है मैं जो, और इसी वजह से उसकी जो है थोड़ा जिरह होती है पेरेंट के साथ, वो चाहते हैं वो ऐसे ही रहे। तो हमारा कहना यही है कि पेरेंट जो है उसकी बात को समझें, उससे साथ इंटरेक्ट करें, क्वालिटी टाइम दें, उससे बातचीत रखें, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट दें, और उसको, और ये देखा गया है कि जो पेरेंट्स जो सुनते हैं बात को या जो समझते हैं, वो बच्चे फिर वो एक्सप्रेस भी करते हैं, वो उनसे बातचीत करते हैं, और देखें कि उनकी परेशानी कहाँ पे है, कहाँ दिक्कत है। तो ये सब चीजें करने से काफी हद तक मैं तो कहता हूं कि 80% प्रॉब्लम तो उसी लेवल पे ही ठीक हो जाती है। आपको अगर फिर भी लगता है प्रॉब्लम है तो अपने डॉक्टर से आप संपर्क कर सकते हैं या हेल्प ले सकते हैं। और अब घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि हम इस चर्चा को यहीं विराम दें। हम अपने उन सभी श्रोताओं का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, और साथ ही अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में मनोरोग विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर राजेश सागर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, थैंक यू।
आज का कार्यक्रम श्रोताओं आपको कैसा लगा, इसके बारे में आप अपने सुझाव हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। पता है airnsttalks@gmail.com। कार्यक्रम को दोबारा सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही पब्लिक स्पीक का ये अंक यहीं समाप्त होता है। अगले सप्ताह सोमवार रात 9:30 बजे फिर किसी और मुद्दे पर चर्चा के लिए उपस्थित होंगे। तब तक के लिए लवलीन निगम को कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि।